मैं अपने जुडिशियल माइंड का उपयोग करके, मैं अपने थॉट प्रोसेस को चला के, मैं एक सलाह देना चाहता हूँ सरकार को, विभाग को कि ये ऑप्शन है हमारे पास, अगर इस ऑप्शन को अडॉप्ट करते हैं, तो हमारे क्षेत्र की जनता को न्याय मिलना संभव हो सकता है। संगम विहार और देवली क्षेत्र में जो कॉलोनी बाहर हुई है वो रिज शो हुआ इसलिए बाहर हुई है। अब ये रिज 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 ये क्या है? ये कौन सी भूमि है? ये कौन सी जमीन होती है जिसको हाथ लगाने के लिए डीडीए भी डरती है? जो 220 कॉलोनी को बाहर किया गया है, उन 220 कॉलोनियों में 2 इश्यू आता है। पहला इश्यू, इज द कॉलोनी सिचुएटेड इंटायरली ऑन रिज लैंड? अगर आप कहते हैं इफ यस, तो मैं कहता हूं कि इज द लैंड डिमार्केटेड? क्या आपकी लैंड डिमार्केटेड थी कि आपने पूरे कॉलोनी को रिज मान लिया? नहीं, मेरा कहना है नहीं। क्यों? क्योंकि आपके विभाग ने, आपके सरकार ने कभी भी लैंड को डिमार्केट किया ही नहीं। विकास के नाम पे हमें पानी पिला देंगे, नाली बना देंगे, रोड बना देंगे, बिजली के खंभे लगवा देंगे, हमारी 2-2 पुश्त वहाँ बीत जाएगी। उसी एड्रेस के बलबूते हम सरकारी नौकरी में चले जाएंगे, उसी एड्रेस के बलबूते हम विधायक चुनेंगे, सांसद चुनेंगे, पार्षद चुनेंगे और वो सरकार बना लेंगे। और ये सब काम होने के बाद जो है कि हमें कुछ सालों के बाद कहिएगा कि आप यहाँ के वासी नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। तो कितना बड़ा ठेस पहुंचेगा आदमी को, और आदमी के, यहाँ के नागरिक के साथ कितना बड़ा अन्याय है, इसको आप महसूस करिए। वो तो गया। अब जब 33-32 कॉलोनी, जब बगल में कह रहा हूं कि ए ब्लॉक यहाँ पे देवली में पास है, एल ब्लॉक पास है, बी ब्लॉक पास है, सी ब्लॉक पास है, बगल में देखा जाए तो और अन्य अन्य कॉलोनी के सेकंड, जी ब्लॉक, चर्च कॉलोनी इत्यादि पास ही नहीं है। आपके पड़ोसी रजिस्ट्री करने में समर्थ हो पा रहे हैं, आप उसमें है ही नहीं। बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार करेंगे, अभिनंदन करेंगे और आप सभी को एक विशेष जानकारी के साथ, खासकर देवली और संगम विहार विधानसभा के लिए ये एक महत्वपूर्ण खबर है। इस खबर को आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो विषय है आपके घर मकान को रजिस्ट्री दिलाने की। और आपके घर मकान जो 1511 पीएम उदय लिस्ट गैजेट नोटिफिकेशन से बाहर हुई कॉलोनियों के साथ जोड़ने का मुद्दा, ये मुद्दा विगत कई दिनों से आप लोगों के मन में एक संदेह, एक डर, एक भय बिठा रखा है। और इस सभी चीजों को मद्देनजर हाल ही दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, देवली एंड संगम विहार डेवलपमेंट एसोसिएशन का गठन किया जाता है और गठन करने के बाद जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया जाता है ताकि मानसून सत्र में वो लोग इस बात को उठा पाए। देवली क्षेत्र, देवली विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रेम चौहान जी के लिए समय शायद उपलब्ध नहीं हो पाया, वो बोल नहीं पाए, मगर विधानसभा में चंदन चौधरी जो विधायक है संगम विहार विधानसभा में, उनको बोलने के लिए मौका दिया गया। तो आप लोगों ने सुना होगा सभी ने उनकी बातें, हम उस पर नहीं जाएंगे, मगर आते हैं आपके विधानसभा के ऊपर। प्रथम शुरू करता हूं देवली क्षेत्र से, उसके बाद सटे हुए विधानसभा संगम विहार क्षेत्र से। इस दोनों विधानसभा में लगभग 30 प्लस कॉलोनियां जो कि अभी रीज घोषित किया गया है। और अगर मैपिंग देखेंगे तो डीडीए ने फिलहाल मना कर दिया है कि मैं पीएम उदय के योजना में इनको वो सुविधा नहीं दे पाऊंगा। अनेकों कारण हैं इसमें, और लैंड यूज की एक जो पॉलिसी है वो खासकर अड़ंगा है इस मामले में, जो डीडीए अभी उसमें हाथ डालना नहीं चाहती है। वो क्या है? क्योंकि जब देखेंगे तो फिलहाल के लिए इनको रिज एरिया शो किया गया है, रिज क्षेत्र घोषित किया गया है। तो रिज क्षेत्र को एकदम से पीएम उदय योजना में डालना किसी की बस की बात नहीं है। सरकारों के अंदर, विभागों के अंदर भी कहीं ना कहीं इसकी जानकारी पूर्णतः होती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी इत्यादि और भी विभाग हैं जो कि इसमें पूर्णतः एक क्वेश्चन मार्क लगाती है और एक सरकार को एक तरह से राडार में रखती है कि कौन कौन जमीन आप उसको पीएम उदय योजना में लेकर के आती है। बस हो गया। ये सबसे बड़ी जानकारी है कि संगम विहार और देवली क्षेत्र में जो कॉलोनी बाहर हुई है वो रिज शो हुआ इसलिए बाहर हुई है। अब ये रिज 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 ये क्या है? ये कौन सी भूमि है? ये कौन सी जमीन होती है जिसको हाथ लगाने के लिए डीडीए भी डरती है? जबकि इसमें घर मकान बने हुए हैं, वो भी लगभग 50 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं।
इतना मैं केवल मोटा मोटा तौर पर बता रहा हूं, जो लोग रह रहे हैं देवली संगम विहार क्षेत्र में, जो आप लोग रह रहे हो, आप लगभग 40 प्लस ईयर से, यानी कि 40 प्लस साल से आप लोग बसे हुए हो, मगर आज पता चल रहा है कि आप लोग रीज में हो। ये रीज फिर क्या है? वकील साहब हमारे साथ, हमारे देवली एंड संगम विहार डेवलपमेंट एसोसिएशन के वकील हुकुमदेव प्रसाद जी हैं, जो कि काफी वरिष्ठ हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और साकेत कोर्ट में इनका रोज आना जाना, प्रैक्टिस, इनकी रोजी रोटी, और इतने विद्वान व्यक्ति हैं। हमारे मित्र भी बहुत पुराने रहे हैं, और सबसे सौभाग्य की बात है, आप लोगों की क्षेत्र की बातें उठाने के लिए और आगे की आप लोगों को राह दिखाने के लिए, आगे किसी भी स्तर पर जाने के लिए हमारे साथ रहा, और साथ देने के लिए हुकुमदेव जी मौजूद हैं। ऐसे हमारे साथी को हम पहले स्वागत करते हैं इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी आपका हमारे ऑफिस में। आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपने जो ये विषय लेके आज हमारे साथ चर्चा में हैं, मैं आपके इस विषय पे स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। यह स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि 2019 में पीएम उदय कानून बनाकर जो सरकार ने लाखों पूर्वांचल वासियों, लाखों प्रवासियों को जो दूसरे स्टेट से आकर दिल्ली में बसे हैं, उनको दिल्ली के धरती में, दिल्ली के ज़मीन में जो मालिकाना हक, लीगल टाइटल देने का काम कर रही है, वो एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। उसके लिए मैं पहले भी धन्यवाद कर चुका हूँ सरकार को, अभी भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब आप जैसे अभी बता रहे हैं कि जैसा मैंने भी गजट में नोटिफिकेशन देखा है कि पहले 2019 में 1731 कॉलोनी को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था। अभी 2026 आई थिंक अप्रैल में जो संशोधन आया, जिसमें उन्होंने पावर शिफ्ट किया, पावर शिफ्ट दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को शिफ्ट किया, उसमें कुछ अमेंडमेंट भी उन्होंने कर दिए। ये अमेंडमेंट कर दिया जिस अमेंडमेंट के तहत उन्होंने पूरे दिल्ली में कुल 220 कॉलोनियों को इस लिस्ट से हटा दिया। अब बात आती है कि क्यों हटा दिया, तो ये पता चलता है कि उन कॉलोनियों में कुछ अंश रिज की जमीन का है, कहीं कहीं यमुना फ्लड का है, कहीं कहीं ओजोन का है, कहीं कहीं आर्कोलॉजी की जमीन है। अगर हम कुल मिला के देखें 1731 और 1511 में 220 कॉलोनियों का रेशियो आता है, जो रेशियो लगभग 13 से 15% का रेशियो है। अब इस अमेंडमेंट से हमारे दिल्ली के 15% लोग प्रभावित होंगे, जो कि प्रवासी हैं, पूर्वांचल वासी हैं, जो बाहर से आके यहाँ बसे, यहाँ पे ज़मीन खरीदे और ये मान के बैठे हैं कि हम यहाँ का मालिक हैं, लेकिन कानून उसे नहीं मान रही, विभाग उसे नहीं मान रहा। इसलिए नहीं मान रहा है कि वो रिज के भूमि पे बसे हुए हैं, आर्कोलॉजी के ज़मीन पे बसे हुए हैं, ओजोन के ज़मीन पे बसे हुए हैं, यमुना फ्लड रिवर के ज़मीन पे बसे हुए हैं। तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो 220 कॉलोनी को बाहर किया गया है, उन 220 कॉलोनियों में 2 इशू आता है। पहला इशू, इज द कॉलोनी सिचुएटेड इंटायरली ऑन रिज लैंड? अगर आप कहते हैं इफ यस, तो मैं कहता हूं कि इज द लैंड डिमार्केटेड? क्या आपकी लैंड डिमार्केटेड थी कि आपने पूरे कॉलोनी को रिज मान लिया? नहीं, मेरा कहना है नहीं। क्यों? क्योंकि आपके विभाग ने, आपके सरकार ने कभी भी लैंड को डिमार्केट किया ही नहीं। तो मैं तो सबसे पहले आग्रह करूंगा सरकार से, सरकार के साथ साथ मैं अपने जनप्रतिनिधि लोगों से भी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि जनहित में वो डिपार्टमेंट्स को बोलें, सदन में बोलें, सरकार को बोलें कि इंटायर कॉलोनी को वंचित करने से बेहतर है कि डिमार्केट करा लिया जाए। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। नहीं तो फिर इसमें डिमार्केशन की बात तो फिर वही बात आती है, क्योंकि पूर्व में मैंने जितने भी इंटरव्यू लिए हैं, कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद साहब हों, चाहे वो विधायक जी हो, वो पूर्व में कम से कम विगत जितने दिनों से सरकार रही है, 15 साल शिला सरकार रही है, उसके बाद लगभग 13 साल तक केजरीवाल सरकार रही है, ये उनके ऊपर बात को बोलते हैं कि भाई इन्होंने इस तरीके से एक तरह से गोलमोल चीजें करी है और इस तरीके से इन्होंने हैंडओवर किया है कि आज वर्तमान मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार के ऊपर एक तरह से गाज गिर रही है। हम करें तो करें क्या, किस तरीके से करें? एक तरह से कहते हैं ना कि गले की हड्डी बन चुकी हुई है।
मगर बात आप यहाँ पर ये मैं वकील साहब से ये जानना चाहता हूँ, पहले लोगों को खासकर मैं इन्होंने 220 कॉलोनी को लेकर के बोला, मैं उसमें से एक्सक्लूड काट के बोलता हूँ कि ये जो संगम विहार देवली क्षेत्र में 30 प्लस कॉलोनी वकील साहब, इनकी जो लैंड की जो कैटेगरी आ रही है वो कैटेगरी आ रही है रीज में। पहले इनको बता दिया जाए कि संगम बिहार देवली क्षेत्र में जितनी लिटरेसी है, मतलब पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं, हो सकता है किसी को समझ ना आए, थोड़ा शुद्ध हिंदी में इन्हें समझा दिया जाए कि भाई रीज जो वर्ड आप शब्द जो सुनते हो वो है क्या, और आप लोग जो 30 प्लस कॉलोनी में रह रहे हो, ये जो कॉलोनी के लोग हैं खासकर देवली और संगम विहार क्षेत्र में, ये जो लैंड है ये रीज लैंड क्या है, किसको रीज लैंड कहते हैं? देखिए, जुडिशरी के लैंग्वेज में और कोर्ट्स जो ट्रीट करती है, वो ये ट्रीट करती है, कोर्ट्स ट्रीट फॉरेस्ट एंड रिज लैंड एज इन्वायरमेंटली नॉन निगोशिएबल अंडर आर्टिकल 48A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो रिज की भूमि है, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए से लिंक किया जाता है इसको, और ये वन क्षेत्र में आता है, और ये फॉरेस्ट एक्ट के अंडर गवर्न करता है। सरकार ने अभी 2000 सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस पे गवर्नमेंट ने अभी 2024 में दिल्ली रिज मैनेजमेंट बोर्ड की भी स्थापना की है, जो कि इनकी देखरेख करते हैं। अब हम बात करते हैं संगम विहार एंड देवली विधानसभा के उन कॉलोनियों की, जिन 30 कॉलोनियों की आप बात कर रहे हैं, कि इन 30 कॉलोनियों में जो रजिस्ट्री प्रक्रिया रोकी गई है, उस प्रक्रिया का समाधान क्या है। अब देखिए, रिज का जो कॉन्स्टिट्यूशन में व्याख्या है, उस रिज के भूमि को तो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, किसी पब्लिक किसी प्राइवेट पर्सन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसीलिए डीडीए भी अपने एक्ट में उसको डिबार किया, एक्सेप्ट उसको रिज की भूमि पर रजिस्ट्री ना देने की, हाँ, डिसीजन लिया, और वो दे भी नहीं सकता, क्योंकि रिज का एक अलग ही लॉ में प्रोविजन है, वो जब मैंने आपको बताई दिया, आर्टिकल 48A में है। तो जो मैं अभी आपको बताया कि जो 15% की मैं अभी बात आपको कर रहा था, उसमें से 10% लोग एलिजिबल हो जाएंगे अगर डिमार्केशन हो जाएगा प्रॉपर। तो होगा तो तब पर भी तो रीज में निकलेंगे, 5% लोग रिज पे बसे हुए पाए जाएंगे, और उस 5% लोगों के लिए मेरा अपना जुडिशियल माइंड ये कहता है, मेरा अपना थॉट प्रोसेस ये कहता है कि बाकी कॉलोनियों में जिस टाइम पे लोग आके बसे, वो 5% लोग भी उसी टाइम पे आके बसे हुए हैं, तो उनके साथ भी इनजस्टिस ना हो, और वो तादाद लाखों में है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी पुराने लोग खाली खाली वकील साहब ने इसमें एक मैं और एक बड़ा इसमें जोड़ना चाहता हूँ। अगर पुराने लोग इसमें ढूंढे जाएंगे ना, जो पुराने लोग हैं वो बसे हुए हैं, उनके पास दस्तावेज भी है, वो इतिहास भी बताएंगे, बहुत सारी ऐसी बातें निकल करके आएगी जिसमें पता ये चल रहा है कि कभी जंगल की जो स्थापना हुई है उससे पहले, एनजीटी के बनने से पहले, ये जो विभाग सब मैं बता रहा हूँ, इनसे आने से पहले भी वो लोग बसे हुए हैं। एक तो ये भी मैंने जितने पुराने लोगों से बात करी, एक तो वकील साहब ये निकल करके आ रहा है। अभी जो चलिए मोटा मोटी लगभग सभी को पता चल गया है कि रीज में है, हम लोग को बाहर कर दिया गया है, ब्रह्मास्त्र ढूंढा जा रहा है, एक तरह से एक संगठन का गठन कर दिया गया है, देवली एंड संगम विहार डेवलपमेंट एसोसिएशन। उसमें राजवीर सिंह जी हैं, अध्यक्ष हैं। मैं खुद एक चैनल चलाते हुए, जनता जनार्दन चैनल चलाते हुए आप लोगों के साथ वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, हम खुद उसमें जनरल सेक्रेटरी हैं। मगर अभी आप कानूनी सलाहकार हैं, तो हमारे संगठन के माध्यम से क्या हम जनता को कोई ऐसी रेमेडी दे सकते हैं, क्या हम उनके लिए कोई ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं, क्या हम जनप्रतिनिधियों को कोई मार्ग बता सकते हैं, क्या हम सरकार के तरफ सरकार को कोई ऐसा दस्तावेज, ऐसा कोई नियम कानून के तहत सरकार की आंखें खोल सकते हैं कि भाई इस तरीके से अगर आप करेंगे, ये कानूनी आपके पास ही आ रहा है ये सवाल कि हुकुम देव प्रसाद जी वर्षों की एक्सपीरियंस रखने के बाद क्या ये एक ऐसे संवेदना की भावना हो, चाहे कानूनी प्रक्रिया की एक रणनीति निकालते हो, चाहे एक ब्रह्मास्त्र निकालते हो, जो आप लोगों को इस वन क्षेत्र यानी कि रीज क्षेत्र में बसे हुए लोगों को राहत दे सके और ये संगठन का गठन सफल कर सके, और हुकुम देव जी का ये जो वकालत इतने वर्षों से कर रहे हैं गरीब जनता को न्याय दिलाने के लिए, कुछ ऐसा आशीर्वाद आपके लिए, क्या ऐसा हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आ भी गया अभी, फिर आगे क्या कुछ हो सकता है?
इसके ऊपर थोड़ा बताएं, क्योंकि यही से रास्ता चाहिए लोगों को। अब हम पीछे नहीं जाएंगे कि भाई नहीं हुआ, सरकार ने हटा दिया। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ, क्योंकि हमें जो प्रोहिबिट करता है, आप एक जजमेंट देखेंगे, एक बहुत चर्चित जजमेंट है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। उसके अकॉर्डिंग 1996 में जो गांव सभा के सरप्लस लैंड थे हमारे साउथ एरिया में, उसको जो है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे सेक्शन 144 दिल्ली रिफॉर्म्स एक्ट, दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के अंतर्गत ट्रांसफ़र कर दिया था रिज को। गवर्नमेंट को तो उसी टाइम पॉलिसी लानी चाहिए, क्योंकि उस लैंड पे तभी लोग तादाद में बसे हुए थे। चलिए उस टाइम गवर्नमेंट नहीं जागे, या उस टाइम कहाँ चूक हुई मुझे नहीं पता, उस टाइम वो ट्रांसफ़र होना ही नहीं था लैंड, क्योंकि उस टाइम भी लैंड पे लोग बसे हुए थे। अब आप विकास के नाम पे हमें पानी पिला देंगे, नाली बना देंगे, रोड बना देंगे, बिजली के खंभे लगवा देंगे, हमारी 2-2 पुश्त वहाँ बीत जाएगी। उसी एड्रेस के बलबूते हम सरकारी नौकरी में चले जाएंगे, उसी एड्रेस के बलबूते हम विधायक चुनेंगे, सांसद चुनेंगे, पार्षद चुनेंगे, और वो सरकार बना लेंगे। और ये सब काम होने के बाद जो है कि हमें कुछ सालों के बाद कहिएगा कि आप यहाँ के वासी नहीं हैं, आप यहाँ से चले जाइए। तो कितना बड़ा ठेस पहुंचेगा आदमी को, और आदमी के यहाँ के नागरिक के साथ कितना बड़ा अन्याय है, इसको आप महसूस करिए। वो तो गया। अब जब 33-32 कॉलोनी, जब बगल में कह रहा हूँ कि ए ब्लॉक यहाँ पे देवली में पास है, एल ब्लॉक पास है, बी ब्लॉक पास है, सी ब्लॉक पास है, बगल में देखा जाए तो और अन्य अन्य कॉलोनी के सेकंड, जी ब्लॉक, चर्च कॉलोनी इत्यादि पास ही नहीं है। आपके पड़ोसी रजिस्ट्री करने में समर्थ हो पा रहे हैं, आप उसमें है ही नहीं, हो तो गया है। दूसरी बात, हमने कई जगह से ये भी सुना है कि टूट जाएगा, मुआवजा दिला देंगे, विस्थापित करा देंगे, कहीं हम हाई राइज बिल्डिंग बना के उनको मकान दे देंगे, कहीं रोहिणी की तरफ दिला देंगे, कहीं। ये यहाँ के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि उस जमीन के साथ, उस मकान के साथ आत्मीयता लगाव होता है लोगों का, एक आत्मीयता लगाव होता है, तो उसके साथ बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी, उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। ये विकल्प नहीं है। क्या विकल्प हो सकता है? हम आप बताइए ना, क्योंकि हमारा जो संगठन का गठन का जो उद्देश्य, सबसे पहले हम सभी जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़ के ये विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे क्षेत्र के विषय में जो आज अभी गंभीर मुद्दा चल रहा है, उसमें ये तो वर्ड कम से कम ना बोलें कि हम विस्थापित करेंगे, हम मुआवजा दिला देंगे। ये तो अन्याय होगा उनके साथ, ये जस्टिस नहीं होगा। मैं अपने जुडिशियल माइंड का उपयोग करके, मैं अपने थॉट प्रोसेस को चला के, मैं एक सलाह देना चाहता हूँ सरकार को, विभाग को, कि ये ऑप्शन है हमारे पास। अगर इस ऑप्शन को अडॉप्ट करते हैं तो हमारे क्षेत्र के जनता को न्याय मिलना संभव हो सकता है। और वो है कि आप सरकार में हो, आपके पास एक्सक्लूसिव पावर है, आप कोई पॉलिसी बना सकते हो, आप कानून में संशोधन कर सकते हो, कानून बना सकते हो। आप दिल्ली लैंड एक्सचेंज पॉलिसी लेके आओ। आप इस एक्सचेंज पॉलिसी के तहत, आपको भी पता है कि रिज पर लोग पिछले 40-50 सालों से बसे हुए हैं, और वहां लोगों ने 4-4 मंजिला इमारत बना लिए हैं, पूरी की पूरी कॉलोनी बसी हुई है, तो वहां पेड़ तो लगने से रहा, पेड़ तो नहीं लग सकता। तो मैं ये एडवाइस करना चाहता हूं कि जो डीडीए की जमीन रिज के साथ लगती हुई जमीन है, जिसमें बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं और पूरा का पूरा जंगल है, आप उसी को रिज मानेंगे, उसी को आप देखने से पता लगेगा कि सबसे बड़ा रिज यही है, वो जमीन रिज को ट्रांसफर किया जाए। और जिस रिज भूमि पे हमारे प्रवासी, हमारे पूर्वांचल वासी लोग बसे हुए हैं पिछले 50 साल से, वो जमीन डीडीए को ट्रांसफर किया जाए। ये लैंड आपस में एक्सचेंज किए जाए। रिज की जो लैंड, जिस लैंड पे हमारे लोग बसे हुए हैं, उस लैंड को डीडीए में ट्रांसफर किया जाए। और जो डीडीए की लैंड जिसपे कि अभी भी वन क्षेत्र है, पेड़ हैं, उस जमीन को रिज को ट्रांसफर की जाए। ये एक्सचेंज पॉलिसी लाई जाए। ये पॉलिसी कहाँ ला पाएंगे वो? क्या आपको ये हम लोग कोर्ट के जरिए कर सकते हैं, या कानूनी अमेंडमेंट कह सकते हैं, या फिर जनप्रतिनिधि अपने संविधान में जो ये कई बार छोटी छोटी पॉलिसियां लेके आती हैं, जैसे आप कह सकते हैं 3 तलाक एक्ट में परिवर्तन कराया, अभी 370 हटा दिया, अभी और भी अन्य अन्य बिल जो लेके आ रहे हैं, उसी प्रकार से कुछ करना पड़ेगा? देखिए, हमारे और आपके पास ना तो पावर है, ना तो हम और आप कर सकते हैं। हम और आप गुजारिश ही कर सकते हैं, निवेदन ही कर सकते हैं, आवेदन ही कर सकते हैं। ये पावर सरकार के पास है।
यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग भी सरकार में हैं, उनके पास एक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक्सक्लूसिव पावर है। वो सदन में इस बात को रख के एक्ट में अमेंडमेंट ला सकते हैं, पॉलिसी फ्रेम कर सकते हैं, नए कानून बना के कानून ला सकते हैं। और यही एक जरिया है लोगों को न्याय देने का। इसी जरिए के माध्यम से मुझे लगता है कि न्याय मिलेगा, क्योंकि हमने पिछले 50 साल का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट देखा है, एनजीटी का वर्डिक्ट देखा है, दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट देखा है। किसी भी वर्डिक्ट में रिज के जमीन पे कंस्ट्रक्शन, रिज के जमीन पे टाइटल रिमेडी नहीं है, नहीं मिल सकता। वहां रिमेडी अवेलेबल नहीं है। अगर रिमेडी चाहिए तो आपको दिल्ली लैंड एक्सचेंज पॉलिसी लानी होगी। इस एक्सचेंज पॉलिसी के तहत आप रिज के जमीन जहां लोग बसे हुए पिछले 50 साल से, वो डीडीए को ट्रांसफर किया जाए, और डीडीए की जमीन जो रिज से लगती हुई है, जिस पे आज भी जंगलात है, उस जमीन को रिज को सौंपा जाए। ये बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं। अब इसको तो नहीं मानेंगे, आप इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब जंगल के आसपास कई सारे डीडीए के लैंड है, अभी भी उसमें झाड़, अभी भी उसमें जंगल ऐसे ही फालतू के पड़े हुए हैं। आप चाह रहे हो कि भाई डीडीए उसमें कब क्या बनाएगी नहीं बनाएगी कोई पता नहीं भविष्य का, मगर अतीत से जो लोग बसते हुए आ रहे हैं, क्या आप उनको उजाड़ करके ये जंगलात डीडीए के किस काम के आएंगे? कुछ तो सोचिए। अब ये लैंड एक्सचेंज पॉलिसी के साथ अगर आप आते हैं, हमारी कमेटी और हमारे संगठन के जरिए हमारे वकील साहब हुकुमदेव प्रसाद जी इस बात को लेकर के, और इस कानून को अमेंडमेंट किस तरीके से किया जाए, स्पेशल आपके पास पावर है, आप ये कर सकते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है, आशा भी हम लोग करते हैं, क्योंकि लाखों लोगों की यहाँ पर एक तरह से आस और सपना है, और एक तरह से जो डर और भय है इसको आप समाप्त कीजिए। एक पावर दिखाइए, जनप्रतिनिधि हैं आप लोगों ने, लोगों का वोट लिया है, भविष्य और लोग आपको आशीर्वाद भी देंगे। और आप लोग चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कि चंदन चौधरी जी संगम विहार से हो, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि है, वो ऐसा ये भी नहीं चाहेगा कि किसके घर मकान टूट जाए। मगर जब कानूनी ऐसे पेंच प्रकरण में आता है, तो वो भी कहीं न कहीं जब समझते हैं, जब पढ़ते हैं, जब इनको समझ में आता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो कहीं न कहीं उनका दिल भी बैठ जाता है। हाल ही में विगत कई दिनों से मैं लगातार जब इंटरव्यू लेता रहता हूँ, तो मैं महसूस करता हूँ कि सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी चाहते हैं कि ओज़ोन मुक्त हो जाए, ओज़ोन सेफ ज़ोन हो जाए। यहाँ पर चंदन चौधरी से जब बात होती है, वो भी चाहते हैं कि हमारे घर मकान लोगों के जो वो बच जाए, मगर कानूनी प्रक्रिया में यहाँ पे सर कह रहे हैं कि एक हो सकता है, मगर क्या हो नहीं सकता, वो है एक्ट 48, जिसके तहत कहीं पर भी कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि रीज में अगर जंगल शो हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कहीं ना कहीं खंबा गाड़ देता है कि इसको कोई छू भी नहीं सकता है। उसको लंग्स कहते हैं, एक तरह से जंगल का लंग्स कहते हैं, जो आसपास आप पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, जंगल के ठीक बाउंड्री से लेकर के बफर जोन माना जाता है, जो 100 मीटर से लेकर के 1 किलोमीटर दायरे तक फैल सकता है। और आप यानी कि संगम विहार देवली क्षेत्र के जो लोग अभी रिज क्षेत्र से बाहर हुए हैं, कहीं ना कहीं इस नियम के तहत वो लोगों को बाहर किया गया है। एक रास्ता है जो हुकुमदेव जी ने बताया है कि लैंड एक्सचेंज पॉलिसी लेकर के आए। इसमें अब ये है कि लड़ाई या मांग यहीं से शुरू होती है। मैं तो यही कहूंगा, हुकुमदेव जी से मैं यही कहूंगा कि आप संगम विहार देवली की जनता को क्या कहना चाहेंगे। और अभी कुछ ही देर बाद हम फिर अपने अध्यक्ष साहब से भी बात करेंगे, मैं खुद इसमें मौजूद हूँ। यहीं से कुछ दिशा दशा तय करते हुए जनता को आप क्या कहेंगे जब ये जनप्रतिनिधि से मिलने जाएं, या इस संगठन के साथ आगे इस मुहिम को कैसे लेकर के चला जाए, जैसे कि जो गुंजाइश है, क्या पता परमात्मा का आशीर्वाद हो लोगों के लिए कुछ। देखिए, मैं तो अपने देवली एवं संगम बिहार के जनता से यही गुजारिश करता हूँ, यही उसे मैं निवेदन करता हूँ कि जब भी आप अपने जनप्रतिनिधि के पास जाएं, आपके साथ हमारे संस्था के लोग भी मौजूद हैं, जो कि आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, और इसी के लिए संगठन बनाया गया है, जिसमें राजवीर सिंह जी हमारे अध्यक्ष हैं। मुहिम चला रहे हैं, लोगों को न्याय दिलाने का, जनहित के कार्य करते हैं। और आज के डेट में अगर इस क्षेत्र के जनहित का कार्य देखा जाए, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो लोगों आप विस्थापित होने की बात ना करें, आप फ्लैट में शिफ्ट होने की बात ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता था कि ये जमीन रिज का है।
जैसे बाकी लोग बसे वैसे भी आप भी बसे हुए हो। तो आप अपने जनप्रतिनिधि से जाके इस बात की गुजारिश करिए कि आप सरकार में हैं, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक्सक्लूसिव पावर हैं। आप इस गंभीर मुद्दे को, इस बात को सरकार के समक्ष रखिए और जो सही विकल्प, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली लैंड एक्सचेंज पॉलिसी लाइज है, इस पॉलिसी में यानी कि वन एंड ओनली यही अभी दिखाई दे रहा है। इसके सिवाय मुझे कुछ भी विकल्प नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करी, जो आर्टिकल 48A है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो जो हमारे रिज की जमीन है, जो वन्य एवं वन्य जीव है, उनको संरक्षण की बात करते हैं। हमारी भी फंडामेंटल ड्यूटी है आप जो है कि वन्य जीव की रक्षा करना, वन की रक्षा करना। तो हम सुपरसीड नहीं कर सकते, या कोई भी नहीं कर सकता। अदर पावर, अदर डिपार्टमेंट कोई सुपरसीड उसे नहीं कर सकता। इसीलिए सारे डिपार्टमेंट्स के हाथ बंधे हुए हैं। तो उसका एक ही विकल्प है कि गवर्नमेंट अपना एक्सक्लूसिव पावर को यूज करे और ऐसी पॉलिसी बना के इफेक्टिव करे, जिस पॉलिसी के तहत हम वन्य जीव को या वन्य को, जो रिज का जो कंसेप्ट है, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का जो कंसेप्ट है, जो मैंने आपको बताया है कि कई सारे जजमेंट्स भी है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जो उसके कंसेप्ट भी बरकरार रहेंगे। हम रिज के एरिया को बढ़ाएंगे ही, उनको हम घटाएंगे नहीं, और हमारे लोग भी संरक्षित हो जाएंगे। चलिए, एक वन एंड ओनली और एकमात्र एक विकल्प बचा हुआ है, उस विकल्प को लेकर के हम जद्दोजहद कोशिश करेंगे, हमारे संगठन के जरिए कोशिश करेंगे, हमारे वकील साहब भी आने वाले दिनों में इसको लेके कोशिश करेंगे। जितने भी रास्ता है फिलहाल के लिए, आने वाले कुछ दिन में हम कोशिश कर कर आप लोगों को राहत देने की कोशिश करेंगे। बाकी ऊपर वाला है, आप लोग की इच्छा शक्ति होगी और आप लोग आत्मा से चाहेंगे कि हम बच जाएं, हमारे घर मकान बचें, आप लोग को भी भरसक कोशिश करना पड़ेगा। और हाँ, ये जो संगठन है इसके साथ जुड़िए, इस संगठन के साथ मिलिए, इसके साथ ही नई एक तरह से नया सड़क हम तैयार करेंगे। कहाँ तक? यूडी मिनिस्टर हो, एलजी साहब हो, सांसद साहब हो, सीएम हो, चाहे पीएम हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिलना पड़े, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री वो हैं, अमेंडमेंट ला सकते हैं, गृह मंत्री हो, कहीं पर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि घर मकान की बात है। भरसक कोशिश किया जाएगा और आप लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। जुड़िए, फिर रिपोर्ट को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।